नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग पराशर चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। एडवांस से रिलेटेड प्रमोशन एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक को लेकर मैं आपके पास आया हूं। आशा करता हूं यह आपके लिए लाभकारी होगा। इसे सिर्फ प्रमोशन एग्जाम को देख के ही बनाया गया है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। एमपीसी, सबसे पहले एमपीसी का मतलब क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये कमेटी सितंबर 2016 में स्टार्ट किए गए। इस कमेटी के अंदर 6 मेंबर होते हैं, आरबीआई गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और आरबीआई ऑफिशियल, और 3 मेंबर जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। मीटिंग इसकी 4 होती है एक साल में, और यदि ऐसा कहीं हो कि जैसे 6 में से 3-3 पे वोटिंग किसी डिसीजन पे हो, तो आरबीआई गवर्नर वो उनको राइट है कि वो दूसरा वोट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन का टारगेट जो फिक्स किया गया था वो 2016 से 20 के बीच में इसके लिए फिक्स किया गया था, और वो 4+- 2% के बीच रखा गया। मॉनेटरी रिपोर्ट जो होती है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, ये एवरी 6 मंथ में पब्लिश्ड होती है। आरबीआई 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स एवरी 2 मंथ में अपनी पॉलिसी को जारी करता है, और इस पॉलिसी में इन्फ्लेशन का टारगेट, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया गया, तो ये इस तरह से होता है। सबसे पहले हम इसके बारे में फिर चर्चा करें कि एमसीएलआर क्या होता है। एमसीएलआर का मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। ये नॉर्मली कभी कभी आपको एब्रिविएशन में पूछा जाता है, और वहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट हम लिख देते हैं, लेकिन इनका फुल फॉर्म है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। ये 1/4/2016 से स्टार्ट हुआ। इसके 4 कंपोनेंट हैं: मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, निगेटिव कैरी ऑन सीआरआर, ऑपरेटिंग कॉस्ट और टेनर प्रीमियम। ये इसमें जो एमसीएलआर के तहत जो लोन लिंक्ड नहीं होते हैं उसमें आपके गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लोन अगेंस्ट डिपॉजिट है, स्टाफ लोन है, लोन अगेंस्ट ईबीएलआर, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, और फिक्स्ड रेट लोन एवं 3 ईयर मैच्योरिटी। ये आपको ध्यान रखना है कि ये सारे लोन जो है वो एमसीएलआर से लिंक नहीं होती है। एमसीएलआर 5 टेनर में पब्लिश की जाती है: 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर। इसके अलावा एमसीएलआर इज टू बी रिव्यूड मंथली बेसिस, मतलब एमसीएलआर का रिव्यू मंथली बेसिस पे किया जाता है, जबकि इंटरेस्ट रीसेट जो है वो ईयरली किए जाते हैं एमसीएलआर में। अब हम चर्चा करेंगे ईबीएलआर के बारे में। ईबीएलआर का मतलब क्या है? एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि एमसीएलआर खत्म हो गया और ईबीएलआर आ गया है, ऐसा नहीं है। कुछ लोन है जो कि ईबीएलआर पे अब आ गए हैं, एमसीएलआर अभी भी कंटिन्यू है। तो ईबीएलआर का फुल फॉर्म है एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, जो कि 1 अक्टूबर 2019 से स्टार्ट हुआ। इसके अंतर्गत पर्सनल लोन, रिटेल लोन और फ्लोटिंग लोन टू एमएसएमई, ये 3 तो कंपलसरी है, और बैंक जिसको चाहे, अब ये बैंक का डिस्क्रेशन है, वो अपने लोन को उस पर ईबीएलआर पे कर सकता है। अब ये ईबीएलआर जो है इसमें किस बेस पे होगा, इसको चूज करने के लिए बैंक फ्री है। बैंक चाहे उसको रेपो रेट में ले ले, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो 3 मंथ 6 मंथ का ट्रेजरी बिल जो होता है उसका जो रेट होता है, जो कि फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, तो ये 3 में से कोई भी रेट बैंक अपने हिसाब से चूज कर सकता है ईबीएलआर के लिए। बैंक फ्री है अपने उसके ऊपर स्प्रेड को डिसाइड करने के लिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट कंपोनेंट ऑफ द स्प्रेड कैन बी अल्टर्ड वंस इन 3 ईयर्स। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड अदर कंपोनेंट ऑफ स्प्रेड कैन बी अल्टर्ड, मतलब स्प्रेड जो उसका है वो सिर्फ 3 साल में किए जा सकते हैं। इंटरेस्ट आर रिक्वायर्ड टू बी रीसेट बाय द बैंक एटलीस्ट वंस इन 3 मंथ, जबकि ईबीएलआर के तहत इंटरेस्ट रेट जो है वो 3 मंथ में डिसाइड किए जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क। लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क जो है 1/4/2019 से इंप्लीमेंट किए गए हैं, और ये इंडिविजुअल बैंक अप्लीकेबल जो है वो इंडिविजुअल बैंक सोलो पर्पज या ग्रुप कंसोलिडेट पर्पज के लिए किए जाते हैं। इसके लिए जो हम गणना करते हैं वो करते हैं परसेंटेज ऑफ टीयर 1 कैपिटल। परसेंटेज ऑफ टीयर 1 कैपिटल के बेस पे हम उसकी गणना करते हैं। अब इसमें आप देखिए कि यदि सिंगल बोरोवर है तो सिंगल बोरोवर के लिए 20% ऑफ यदि परसेंटेज ऑफ टीयर 1 कैपिटल है तो वो हमारे लिए लार्ज एक्सपोजर में के अंतर्गत आते हैं।
उसी तरह यदि ग्रुप बोरोवर है और इंटर बैंक एक्सपोजर है, ग्रुप बोरोवर या इंटर बैंक एक्सपोजर है तो 25% है, जबकि इस केस में 30% है टिल 36/2021 तक। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये चेंजेज हुए हैं और इसको जो ग्रुप बोरोवर और इंटर बैंक एक्सपोजर के लिए 30% का जो दिया गया है कोविड की वजह से इम्पैक्ट, जो कि 22/5/2020 को आरबीआई का सर्कुलर आया था उसके साथ किया गया है। तो ग्रुप बोरोवर या इंटर बैंक एक्सपोजर में 25%, जबकि 30% है वो 30/6/2021 तक। एनबीएफसी के संदर्भ में यदि सिंगल है तो सिंगल कंपनी है तो 20% और ग्रुप है तो 25%। जीसिब जो होते हैं ग्लोबली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक जो होते हैं, 2 बैंक हैं और उसके लिए 15% है। इसके अलावा यदि नॉन जीएसआईबी टू जीएसआईबी है, मतलब कोई दूसरा बैंक है और ये उसका यदि फाइनेंस कर रहा है जीएसबी को तो उसके लिए 25% है। अब आप देखिए 5% जो एडिशनल है इसमें इन स्पेसिफिक केस वो बोर्ड अप्रूवल के द्वारा इंक्रीज किए जा सकते हैं। तो ये चीज़ें आती है कि कितना बोर्ड के राइट में कितना % होता है कि जो कि वो अप्रूव कर सकता है, तो वो 5% है। अब है एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज। एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज में मतलब ऐसा है, कुछ जगह है जहाँ पे कि वो लोन इसमें लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क में काउंट नहीं होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट या आरबीआई को दिया गया लोन इसके परव्यू से बाहर होता है। जैसे इंट्राडे कोई इंटर बैंक एक्सपोजर हुआ है, इंट्राडे भी काउंट नहीं होते हैं। इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर यदि है, ग्रुप के अंदर का एक्सपोजर है तो इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर भी काउंट नहीं होते हैं। यदि फूड क्रेडिट के लिए कोई लोन दिया गया है तो वो भी उसके लिए काउंट नहीं होते हैं। इसके अलावा यदि कोई डिपॉजिट मेंटेन किए गए हैं नाबार्ड के द्वारा, शॉर्टफॉल जो होता है प्राइवेट सेक्टर नॉन में, तो नाबार्ड में जो डिपॉजिट रखे गए हैं वो भी उसमें काउंटेड नहीं होते हैं। इसके अलावा बैंक का यदि कोई क्लियरिंग एक्टिविटीज़ रिलेटेड एक्सपोजर है तो वो भी इसके अंदर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं और वो लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क में काउंट नहीं होते हैं। अब किस किस केस में हम आरबीआई को रिपोर्ट करते हैं, तो रिपोर्टिंग के संदर्भ में टॉप 20 जो लार्ज एक्सपोजर होते हैं किसी भी अमाउंट का हो, किसी भी बैंक का जो टॉप 20 लार्ज एक्सपोजर है वो इरेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट हमें आरबीआई को रिपोर्ट करना पड़ता है। इसके अलावा ऑल लार्ज एक्सपोजर इंक्लूडिंग एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज, तो वो भी जैसे एग्जेम्प्टेड कैटेगरी की कोई लोन है या कोई लार्ज एक्सपोजर उसको भी हमें रिपोर्ट करना पड़ता है। अब कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन। ये क्या होता है? मतलब ये है कि बैंक कैन नॉट लेंड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ हिज ओन शेयर। ये जो होता है कि अपने शेयर पे बैंक कहीं भी लेंड नहीं कर सकता है, और ये सेक्शन 21 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बैंक अपने सिक्योरिटी के अगेंस्ट में, मतलब अपने शेयर के अगेंस्ट में सिक्योरिटी लेके लोन नहीं कर सकता, ये किस सेक्शन के तहत आता है? तो सेक्शन 20। इसके अलावा एक स्टैट्यूटरी सीलिंग भी है। तो एक तो रिस्ट्रिक्शन था कि वो अपने शेयर के अनुसार कर ही नहीं सकता, दूसरा स्टैट्यूटरी सीलिंग है, मतलब वो कितना मैक्सिमम कर सकता है। तो इसके लिए सेक्शन 19(2) के तहत, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जो 19(2) है, इसके तहत बैंक कैन नॉट होल्ड मोर देन 30% ऑफ देयर ओन पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व। 30% ऑफ देयर ओन पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व और 30% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ ए कंपनी विच एवर इज लोअर एज ए प्लेजी, मॉर्टगेज और एब्सोल्यूट ऑनर। मतलब ये आता है कभी कभी कि किस सेक्शन के तहत ये 30% और 30% दोनों केस में, कि 30% ऑफ देयर ओन पेड अप कैपिटल और रिजर्व और 30% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ ए कंपनी, दोनों में से जिसका लोअर होगा उसके अनुसार। और 21 सेक्शन के आता है 19(2) के तहत। ये क्वेश्चन बार बार भी पूछे जाते हैं। तीसरा है कि लोन अगेंस्ट शेयर टू इंडिविजुअल। मतलब क्या है कि यदि लोन अगेंस्ट शेयर है तो मैक्सिमम 20 लाख दिया जा सकता है डीमैट के फॉर्म में और 10 लाख दिया जा सकता है पेपर शेयर के फॉर्म में, जबकि मार्जिन जो है वो 25% मेंटेन करना है डीमैट के फॉर्म में और 50% मेंटेन करना है पेपर शेयर के फॉर्म में। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद है कि लोन कभी भी कोई पार्टली पेड शेयर जो होता है उस पर नहीं दिया जा सकता है। पार्टली पेड जो है मतलब आधा हाफ पैसा यदि पे किया गया है किसी शेयर पे तो उस पर लोन नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा लोन टू बी ग्रांटेड टू पार्टनरशिप फर्म
अगेंस्ट प्राइमरी सिक्योरिटी, मतलब कोई भी पार्टनरशिप फर्म जो है वो या प्रोप्राइटरशिप फर्म है उसको प्राइमरी सिक्योरिटी ऑफ शेयर एंड डिवेंचर पे लोन नहीं दिए जा सकते। तो ये भी एक कंडीशन है। इसके अलावा लोन टू कंपनी एम्प्लॉय अंडर ईसोप जो होता है इसके तहत 90% ऑफ परचेज प्राइस ऑफ शेयर मैक्सिमम 20 लाख तक लोन दे सकते हैं। इसके अलावा जो लोन अगेंस्ट एफडीआर ऑफ अदर बैंक है ये भी हम नहीं दे सकते, क्योंकि आरबीआई ने इसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। क्योंकि इसका रीज़न ये हो सकता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ फेक एफडीआर, क्योंकि एफडीआर को आप चेक नहीं कर सकते और वो एफडीआर फेक हो सकता है। इसलिए ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्यों नहीं दिया जा सकता है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ फेक एफडीआर का है वो इशू ऑफ गारंटी ऑफ अदर बैंक। इसके संदर्भ में गारंटी दिया जा सकता है ये बैंक गिविंग गारंटी एज्यूमिंग ए फंड एक्सपोजर ऑफ 10%। यदि 10% से ज़्यादा बैंक का एक्सपोजर है और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में यदि फाइनेंस किया गया है तो 5% से ज़्यादा है प्रोजेक्ट कॉस्ट का, तो गारंटी इशू किया जा सकता है। गोल्ड लोन के संदर्भ में जो एलटीवी है वो 75% है, जबकि 31/3/2021 तक इसे बढ़ाकर 90% किया गया है कोविड की वजह से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये अलाउ नहीं है। इसके अलावा गोल्ड लोन में कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपको जानना चाहिए, जैसे 22 कैरेट गोल्ड का जो 30 डेज लास्ट होता है इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के द्वारा जो वैल्यूएशन दिए जाते हैं उसके हिसाब से रेट फाइनेंस किए जाते हैं। और लोन अगेंस्ट गोल्ड कॉइन वो मैक्सिमम 50 ग्राम तक दिया जा सकता है पर कस्टमर। तो ये रिस्ट्रिक्शन है कि 50 ग्राम से ज़्यादा लोन अगेंस्ट गोल्ड कॉइन, ये ध्यान रखना है, हम फाइनेंस नहीं कर सकते। इसके अलावा नो लोन कैन बी ग्रांटेड टू ऑन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के ऊपर कोई लोन नहीं दिया जा सकता है। और नेक्स्ट है कि यदि 50 करोड़ से ज़्यादा का यदि एक्सपोजर है किसी बोरोवर के ऊपर तो कॉपी ऑफ पासपोर्ट लेना कंपलसरी है। 50 करोड़ से ज़्यादा यदि फाइनेंस किया जाता है तो कॉपी ऑफ पासपोर्ट टू बी ऑब्टेन्ड बाय द बैंक फ्रॉम प्रमोटर, ये आपको कंपलसरी है अभी के डेट में। लीगल ऑडिट जो है वो बैंक टू बैंक डिफर करता है, बट यदि आरबीआई के हिसाब से माने तो आरबीआई कहता है कि 5 करोड़ से अबव का यदि होगा तो आपको लीगल ऑडिट करना है। और उसके अलावा यदि उसको जो होगा उसका लीगल ऑडिट के वो क्वार्टरली रिव्यू में बोर्ड के ऊपर प्लेस करना है। वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ का जो है हर बैंक का अपना अपना एक डिफर होता है, अपने बैंक का आपको ध्यान रखना चाहिए। बट यदि आप आरबीआई के हिसाब से माने तो 50 करोड़ से एबव का यदि कोई वैल्यूएशन है प्रॉपर्टी का तो वहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट वैल्यूअर का होना जरूरी है। 2 वैल्यूअर से हमें उसका ये वैल्यू लेना चाहिए। प्रॉपर्टी का वैल्यू लेने के लिए 2 इंडिपेंडेंट वैल्यूअर का होना चाहिए। इसके अलावा जब अनसिक्योर एक्सपोजर की हम बात करते हैं तो पहले ये 10% है, अब ये एज पर बैंक है, बैंक जो भी डिसाइड करता है। बट ये 10% से कम यदि है सिक्योरिटी का अवेलेबल, मतलब ये है कि यदि लोन वेयर द आइदर नो सिक्योरिटी हैज़ बीन ऑब्टेन्ड और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एट द टाइम ऑफ सैंक्शन इज नॉट मोर देन 10% ऑफ एक्सपोजर देन इट इज़ नॉन एज अनसिक्योर एक्सपोजर। तो अर्लियर 10% ये कंपल्सन था, अभी आरबीआई ने इसको विड्रॉ कर लिया है और बैंक अपना डिसाइड कर सकता है कि वो अनसिक्योर्ड कितने पे मानेगा और वो नॉर्म उसके हिसाब से बैंक फिक्स कर सकता है। हमारा अगला है ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट। यदि एक बैंक से दूसरे बैंक में भी ट्रांसफ़र करना है तो ये फेयर प्रैक्टिसेस ऑफ कोड है जो कि 2003 में इशू किए गए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि मतलब एग्जिस्टिंग बैंक से किसी और बैंक में ट्रांसफ़र होना है तो उसके लिए मैक्सिमम 15 डेज का टाइम दिया गया है रिक्वेस्ट कन्वे होने के बाद। तो और यदि कस्टमर चाहे, बोरोवर चाहे तो बोरोवर लोन डॉक्यूमेंट का कॉपी ले सकता है। इसके अलावा सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जो होता है यदि उसने लोन रिपे कर दिया, एडजस्ट कर दिया लोन, तो विदिन 15 डेज हमें उसका सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट वापस कर देना चाहिए। इसके अलावा 50,000 से ऊपर का यदि हम कोई बैंक गारंटी देते हैं तो सिग्नेचर ऑफ 2 ऑफिशियल इज मैंडेटरी, ये आपको जानना जरूरी है। इसके अलावा 10 साल से ऊपर का यदि कोई बैंक गारंटी इशू किया जाता है तो उसके लिए बैंक के पास बैंक जो बोर्ड अप्रूवल पॉलिसी होना चाहिए। राइट टू सेल इज अवेलेबल इन सिंपल एंड इक्विटेबल मॉर्गेज, मतलब राइट टू सेल का जो है कोर्ट परमिशन के साथ इक्विटेबल मॉर्गेज में
अवेलेबिलिटी है, जबकि राइट टू सेल विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन इंग्लिश मॉर्टगेज में होता है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में यहाँ पे दिया है। हमारा आज का ये लास्ट टॉपिक है, वो है सेंट्रल डिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्रिलिक भी कहते हैं। और इसे जो इशू किया गया था वो 2014 में इसके बारे में ये किए गए थे, लेकिन 2018 में इसमें बहुत सारे चेंज किए गए हैं। और ये एज पर BR एक्ट 27(2) के तहत ये दिया गया है। अब आप देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है कि जो शेयर इंफॉर्मेशन विथ लेंडर, मतलब जो लेंडर है उसको उसके लिए इंफॉर्मेशन देना, और ये फॉर्म ए में इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। इसमें दो तरह के रिपोर्ट होते हैं, एक क्रिलिक मैन होता है और एक क्रिलिक SMA 2 होता है। तो क्रिलिक मैन में हम क्या रिपोर्ट देते हैं, तो क्रिलिक मैन के तहत हमें मंथली स्टेटमेंट भेजना पड़ता है। इसके अलावा यदि 5 करोड़ और उससे ऊपर का कोई भी लोन यदि डिफ़ॉल्ट होता है, एक्सपोजर जो है वो हमारा 5 करोड़ और एबव है, जो भी एक्सपोजर है उसके बारे में हमें रिपोर्ट करना पड़ता है। कोई टेक्निकली प्रूडेंशियली राइट ऑफ अकाउंट है उसके बारे में देना पड़ता है। इसके अलावा यदि कोई करंट अकाउंट है जो कि 1 करोड़, जिसमें कि बैलेंस 1 करोड़ से ऊपर 1 करोड़ या मोर होता है, तो उसको भी मंथली स्टेटमेंट में हम देते हैं। इसके अलावा कोई विलफुल डिफॉल्टर है जो कि 5 करोड़ से ऊपर का है, तो उसका रिपोर्ट जो है वीकली बेसिस पे हमें एवरी फ्राइडे को देना होता है। और यदि फ्राइडे छुट्टी है तो एक दिन पहले प्रीवियस डे को ही हमें देना पड़ता है, मतलब थर्सडे को हमें देना होगा। इसके अलावा जो क्रिलिक SMA 2 होता है, SMA 2 का मतलब होता है ऐसे लोन जिसमें कि जैसे SMA 0 है जो 0 से 30 डेज के बीच में होता है, SMA 1 है जो 31 से 60 डेज के बीच में होता है, और SMA 2 होता है जो 61 से 90 डेज के बीच में होता है। ये आपको जो NPA में पहुंचने के पहले का स्टेज है। यदि कोई एक अकाउंट 61 से 90 डेज के ओवरड्यू में आ जाता है तो इसकी रिपोर्टिंग भी हमें करनी पड़ती है। और ये जैसे ही 61 डेज में जाता है वैसे ही एज एंड व्हेन जैसे होता है उसको हमें रिपोर्ट करना पड़ता है। और इसके बाद रेड फ्लैग अकाउंट या फ्रॉड अकाउंट यदि होते हैं, रेड फ्लैग अकाउंट हम मतलब जो भी ऐसे अकाउंट होते हैं जो कि डिक्लेयर हो जाते हैं ये रेड फ्लैग अकाउंट है या फ्रॉड अकाउंट है, और उसमें 50 करोड़ या उससे ऊपर का यदि अमाउंट है, तो जिस दिन से ये क्लासिफाइड होते हैं उसके बाद इसकी रिपोर्टिंग हमें इसको क्रिलिक के में करना पड़ता है, मतलब लार्ज क्रेडिट के लिए हमें करना पड़ता है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक। किसी और चीज़ को लेके जल्दी ही आपके पास आऊँगा। आपको अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।